गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं फैमिली हैप्पीनेस स्टोरीज। महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी। पारिवारिक सुख, लियो टॉल्स्टॉय की अमर कृति। नमस्ते, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी कहानी में जो प्यार, विवाह और पारिवारिक जीवन की उन गहरी पेचीदगियों को उद्घाटित करती है जिनसे हम में से अधिकतर लोग गुजरते हैं। यह कहानी है लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास फैमिली हैप्पीनेस की, जिसे उन्होंने 1859 में लिखा था। ये उनकी प्रारंभिक कृतियों में से एक है, लेकिन इसमें वे सारे तत्व मौजूद हैं जो टॉल्स्टॉय को विश्व साहित्य का एक अमर स्तंभ बनाते हैं। मानव मन की गहरी समझ, भावनाओं का यथार्थ चित्रण और जीवन के उन सवालों को उठाना जो सदियों से हमें परेशान करते आ रहे हैं। ये एक युवा लड़की की कहानी है जो प्यार में पड़ती है, शादी करती है और फिर धीरे धीरे उस एहसास के बदलाव को महसूस करती है जिसे वह हमेशा के लिए समझ बैठी थी। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है। ये उस यात्रा का वर्णन है जो हर रिश्ते को गुजरनी होती है, शुरुआती आकर्षण से लेकर गहरे लगाव तक, और फिर उस मोड़ पर जहां प्यार को परिभाषित करना मुश्किल हो जाता है। पहला परिचय। उदासी के बादलों के बीच एक किरण। कहानी की शुरुआत होती है 17 वर्षीय माशा से, जो अपनी मां की मृत्यु के बाद गहरे शोक में डूबी हुई है। वह अपनी छोटी बहन सोनिया और अपनी पुरानी गवर्नेस कात्या के साथ देहात में स्थित अपने पुश्तैनी घर पोक्रोवस्कोये में अकेली रहती है। सर्दी का मौसम है, बर्फ से ढके खेत, बर्फीली हवाएं और घर की हर दीवार से चिपकी उदासी। माशा के लिए ये सब बहुत भारी है। वह युवा है, खूबसूरत है, लेकिन उसकी जवानी बिना किसी उद्देश्य के बीत रही है। वह बताती है कि कैसे वह दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती, पियानो नहीं छेड़ती, किताब नहीं पढ़ती। कात्या उसे कुछ करने के लिए प्रेरित करती, लेकिन माशा के मन में एक ही सवाल था, करूं भी तो क्या? मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय यूं ही बर्बाद हो रहा है, तो किसी काम का क्या फायदा? ये सवाल और इसके जवाब में बहने वाले आंसू ही उसकी दिनचर्या थे। उसे बताया जाता था कि वह दिन ब दिन पतली और बेरौनक होती जा रही है, लेकिन इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि उसकी पूरी जिंदगी इसी अकेलेपन और बेबसी में गुजर जाएगी, और उसमें इससे बाहर निकलने की न तो ताकत थी और न ही इच्छा। और फिर एक दिन इस उदास घर में एक मेहमान आता है। वह है सर्गेई मिखाइलिच। वह परिवार के पुराने दोस्त हैं, माशा के पिता के मित्र, और उनसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं। वे 36 साल के हैं, जबकि माशा 17 की। वह एक जमींदार हैं, शांत, गंभीर और जीवन को गहराई से समझने वाले इंसान। सर्गेई मिखाइलिच के आने से घर का माहौल बदल जाता है। उनकी उपस्थिति में वह उदासी कम होने लगती है। वह माशा से बातें करते हैं, उसे समझाते हैं और धीरे धीरे उसके अकेलेपन को दूर करते हैं। माशा को एहसास होता है कि उनसे मिलने के बाद वह फिर से जीवित महसूस करने लगी है। वह फिर से पियानो बजाना शुरू कर देती है, खासकर बीथोवन की मूनलाइट सोनाटा, जो उसे बहुत प्रिय है। वह किताबें पढ़ने लगती है, और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानती है कि सर्गेई मिखाइलिच को यह अच्छा लगता है। प्यार का अंकुरण जब एहसास शब्द बनता है, धीरे धीरे सर्गेई मिखाइलिच के प्रति माशा का लगाव गहरा होने लगता है। वो उनके आने के दिनों का इंतजार करती है, उनकी हर बात को याद रखती है और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती है। सर्गेई मिखाइलिच भी माशा के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। वे जानते हैं कि उम्र का यह फासला एक दिन मुश्किल खड़ी कर सकता है। वे माशा से कहते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों के लिए जीने में है, लेकिन प्यार को रोकना आसान नहीं होता। एक दिन माशा अपने दिल की बात सर्गेई मिखाइलिच से कह ही देती है। वह बताती है कि वह उनसे प्यार करती है, और तब उसे पता चलता है कि सर्गेई मिखाइलिच भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। वह इतने दिनों से चुप इसलिए थे क्योंकि उन्हें डर था कि ये लड़की, जो अभी बहुत छोटी है, एक दिन से ऊब जाएगी। वह शांति और स्थिरता चाहते हैं, जबकि माशा जीवन के हर नए अनुभव को लेना चाहती है। वह उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्यार के आगे सारी दलीलें बेकार हो जाती हैं। दोनों की सगाई हो जाती है, और फिर शादी। शुरुआती दिनों में उनका प्यार बेहद उत्साहपूर्ण और भावुक है। माशा को लगता है कि उसे वह सब कुछ मिल गया है जो वह चाहती थी। वह सर्गेई मिखाइलिच की पत्नी है, और वह उससे प्यार करता है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। देहात का शांत जीवन और बढ़ती बेचैनी। शादी के बाद दोनों सर्गेई मिखाइलिच की संपत्ति पर रहने लगते हैं। यह एक शांत, सुव्यवस्थित देहाती जीवन है। सर्गेई मिखाइलिच के लिए यही आदर्श जीवन है। वह इसी शांति में खुश हैं, लेकिन माशा के लिए यह सब धीरे धीरे नीरस होने लगता है। वह सोचती है, मैं अकेलापन महसूस करने लगी थी, कि जीवन दोहराया जा रहा है, कि न तो उसमें और न ही मुझमें कुछ नया है, और हम बस उसी ओर लौट रहे थे जो पहले था। उसके अंदर की युवा ऊर्जा कहीं खोने लगती है। वह कुछ नया चाहती है, कुछ रोमांचक। वह महसूस करती है कि उसका पति
जो कभी उसकी हर बात को सुनता था अब उसे एक बच्चे की तरह देखता है, एक समान भागीदार की तरह नहीं। सर्गेई मिखाइलिच इस बदलाव को महसूस करते हैं। वह जानते हैं कि माशा अब खुश नहीं है। वह चाहते हैं कि वह खुश रहे, लेकिन वह नहीं जानते कि इस बेचैनी को कैसे दूर किया जाए। माशा को लगता है कि अगर वह कुछ समय के लिए शहर चले जाएं, तो शायद सब ठीक हो जाए। सर्गेई मिखाइलिच को यह विचार पसंद नहीं है, क्योंकि वह समाज से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी माशा की खातिर वह सेंट पीटर्सबर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग, चकाचौंध और दूरियां। सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचकर माशा एक बिल्कुल अलग दुनिया में प्रवेश करती है। यहाँ की चकाचौंध, भव्य गेंदें, अभिजात वर्ग के लोग, उनकी तारीफें, सब कुछ उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। वह जल्द ही सेंट पीटर्सबर्ग समाज की चहेती बन जाती है। उसकी देहाती सादगी और सुंदरता सबको आकर्षित करती है। राजकुमार और राजकुमारियां उससे मिलने को आतुर रहते हैं। सर्गेई मिखाइलिच पहले तो अपनी पत्नी की इस सफलता पर खुश होते हैं, लेकिन जल्द ही उनके माथे पर बल पड़ने लगते हैं। वह देखते हैं कि माशा इस समाज में बहुत अधिक रमदेही है। वह उसकी इस दीवानगी को पसंद नहीं करते, लेकिन वह उसे रोकते नहीं हैं। वह चाहते हैं कि माशा खुद इस समाज की खोखली चमक दमक को समझे। वो उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते, उसे खुद ही सीखने देना चाहते हैं। लेकिन ये रणनीति उल्टी पड़ जाती है। माशा को लगता है कि उसका पति अब उससे दूर होता जा रहा है। वह उस पर उतना ध्यान नहीं देता जितना पहले देता था। वह उसकी इस नई दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। माशा अपने आप से कहती है, अगर हमारे बीच का रिश्ता थोड़ा अलग हो गया है, तो गर्मियों में सब फिर से वैसा ही हो जाएगा, जब हम निकोलस्कोय में अपने घर में तात्याना सेम्योनोवना के साथ अकेले होंगे। वह सोचती है कि यह सब अस्थायी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दिन एक गेंद के दौरान माशा एक इटालियन मार्क्विस से मिलती है। वह उससे बहुत प्रभावित होती है, उसकी बातों में खो जाती है। सर्गेई मिखाइलिच यह सब देखते हैं और उनका दिल टूट जाता है। उनके बीच का भरोसा, वह गहरा विश्वास अब नहीं रहा। टकराव, जब प्यार सवालों के घेरे में आता है, आखिरकार एक दिन दोनों के बीच खुलकर बात होती है। यह एक दर्दनाक सच्चाई का सामना है। माशा को लगता है कि सर्गेई मिखाइलिच ने उसे सेंट पीटर्सबर्ग में अकेला छोड़ दिया, उसे गाइड नहीं किया। वह कहती है कि अगर वह उसे रोकते तो शायद वह इस रास्ते पर नहीं जाती। सर्गेई मिखाइलिच का जवाब साफ है। वह उसे नियंत्रित नहीं करना चाहते थे, वह चाहते थे कि वह खुद सीखे। लेकिन इस सीख ने उनके प्यार को ही खतरे में डाल दिया। इस बहस के बाद दोनों को एहसास होता है कि उनका प्यार, जो कभी इतना गहरा और भावुक था, अब सवालों के घेरे में है। वह चमत्कारिक एहसास, जिस पर उनका पूरा विश्वास था, अब टूट सा गया है। माशा को लगता है, उसका चेहरा मुझे अचानक बूढ़ा और अप्रिय लगने लगा। उसकी नज़रों में वह आदमी, जो कभी सबसे खूबसूरत था, अब बदल गया है। अपने अभिमान के कारण वे इस बारे में फिर कभी बात नहीं करते। वे एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। वह घनिष्ठता, वह विश्वास अब सिर्फ एक विनम्र दोस्ती में बदल गया है। माशा उस पुराने प्यार को वापस पाने के लिए तरसती है, लेकिन वह जानती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ग्रामीण जीवन में वापसी और स्वीकारोक्ति, वे देहात वापस लौट आते हैं। माशा माँ बनती है, बच्चे होते हैं, परिवार बढ़ता है, लेकिन उसके मन में वही खालीपन है। वे दोनों साथ में मुश्किल से रह पाते हैं। एक दिन माशा फिर से वही सवाल पूछती है। वह पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? वह उस पुराने प्यार को वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं करते? सर्गेई मिखाइलिच का जवाब उसे चौंका देता है। वह कहते हैं कि अब वह समय बीत चुका है। अब वह एक अलग तरह के प्यार का समय है, शांत, स्थिर और जिम्मेदारियों से भरा हुआ। वह कहते हैं कि जो प्यार उनके बीच पहले था, वह एक अलग एहसास था, और अब वह एहसास कभी वापस नहीं आ सकता। ये वह जवाब नहीं है जो माशा सुनना चाहती थी, लेकिन ये वह जवाब है जिसे उसे सुनना जरूरी था। यह उसे शांत करता है और उसे एक नई दिशा देता है। वह समझ जाती है कि जीवन का यह नया चरण, मातृत्व का यह सुख ही अब उसकी खुशी है। उपन्यास के अंत में माशा स्वीकार करती है कि उसकी जवानी का वह भावुक प्यार अब सिर्फ एक याद है। उसके स्थान पर एक गहरा, अधिक परिपक्व और शांत प्रेम आ गया है, जो उसके बच्चों और उसके परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी में निहित है। वह समझ जाती है कि पारिवारिक सुख का यही दूसरा रूप है, शायद पहले वाले जितना रोमांचक नहीं, लेकिन उससे कहीं अधिक टिकाऊ और वास्तविक। प्यार के अलग अलग रंग। फैमिली हैप्पीनेस सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उस यात्रा की कहानी है जो हर रिश्ते को गुजरनी होती है। ये उस भ्रम की कहानी है कि प्यार हमेशा एक जैसा रहता है, और उस सच्चाई की कहानी है कि प्यार के कई रूप होते हैं, कई चरण होते हैं। टॉल्स्टॉय ने इस उपन्यास में एक ऐसी स्त्री के मन को बड़ी ही संवेदनशीलता से उकेरा है, जो अपनी जवानी के आवेश में प्यार की एक तस्वीर देखती है, और फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जीवन की असली तस्वीर कुछ और है। ये एक ऐसा विषय है जो टॉल्स्टॉय के बाद के महान उपन्यासों,
जैसे अन्ना कैरेनिना में और अधिक गहराई से उभर कर आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ वह रोमांचक एहसास नहीं है जो शुरुआत में होता है। प्यार का मतलब उसके बाद आने वाले लंबे, शांत और कभी-कभी नीरस लगने वाले दिनों से भी है। प्यार का मतलब एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की ज़रूरतों को पहचानना है और एक साथ बढ़ना है, भले ही वह विकास कभी-कभी अलग-अलग दिशाओं में क्यों न हो। सर्गेई मिखाइलिच उस परिपक्वता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जीवन के अनुभव से आती है। वे जानते हैं कि उम्र का फासला सिर्फ सालों का नहीं, बल्कि सोच और महत्वाकांक्षाओं का भी होता है। माशा उस युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जो दुनिया को देखना चाहती है, जो हर पल को जीना चाहती है। इन दोनों के बीच का टकराव अनिवार्य है और टॉल्स्टॉय ने इसे बड़ी ही कुशलता से दर्शाया है। ये उपन्यास आज भो उतना ही प्रासंगिक है जितना 1859 में था। आज भी युवा लड़कियां प्यार के सपने देखती हैं, आज भी शादियां होती हैं, आज भी रिश्तों में दूरियां आती हैं और आज भी लोग उस पारिवारिक सुख की तलाश में हैं जिसे पाना इतना मुश्किल है और खोना इतना आसान। टॉल्स्टॉय ने इस एक छोटी सी कहानी में उन सार्वभौमिक सवालों को छू लिया है जो हर पीढ़ी को परेशान करते हैं। और शायद यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी सफलता है कि यह समय की सीमाओं को पार करके आज भी हमसे बात करता है, हमसे सवाल करता है और हमें अपने रिश्तों पर सोचने पर मजबूर करता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।